ये वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के पीएमएस के इक्विटीज हेड अमित गुप्ता जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस समय मार्केट में क्या व्यू रख रहे हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। एक तरफ है डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड जो लगातार वीकनेस दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है मार्केट की रेजिलियंस। इस समय आपका ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है मार्केट पर? तो अनुज, अगर आप देखिए तो जो लास्ट फॉल आया था टुवर्ड्स 22,000, उसके अंदर इस 2 साल के कंसोलिडेशन में हमने पहली बार देखा कि मिड एंड स्मॉल कैप्स स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। तो ये बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि 83, 84 से 94, 96 तक रुपी का डेप्रिसिएशन हमने इस 2 साल के पीरियड में देखा है। हमने एफआईआई का आउटफ्लो $45 बिलियन के ऊपर का देखा है, और आज वो लोग 15 साल के लो पर हैं। अगर मैं इंडियन इक्विटी स्टेक की मैं उनकी बात करूं, 14-15% के आसपास, और कहां वो 21-22% चलते थे। आज अगर आप इंडिया का प्रीमियम देखें ओवर इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि कोरियन मार्केट बहुत अच्छा किया, चाइनीज मार्केट ने भी रिकवरी दी, जापान का मार्केट बहुत अच्छा किया, ब्राजील का मार्केट बहुत अच्छा किया। सो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अच्छा मूव आया, जो हमारे मार्केट में नहीं आया। तो जहां हमारा प्रीमियम 74% था, ओवर इमर्जिंग मार्केट वाज 27% है। मैं अगर लास्ट 10 साल का भी एवरेज देखूं और लोएस्ट पॉइंट उठाऊं तो वो 22% आता है। यानी कि अगर एक एफआईआई के नजरिए से आप मार्केट देखो, तो जो 2 साल में जितनी भी नेगेटिव न्यूज आई है उसके ऊपर जो आउटफ्लो था, आई थिंक आज वो करते करते इंडिया एक अट्रैक्टिव लेवल पर मेरे ख्याल से आ चुका है। और इसीलिए मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर वो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। क्यों? आई थिंक ये जो $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन का जो मूव आने वाला है हमारे देश में जीडीपी में, इसके अंदर ये कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, जहां सिलेक्टिव बाइंग हमको डेफिनेटली करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मार्च का फॉल और अप्रैल का पुल बैक, इसको कंबाइन करें और 4 सेक्टर्स निकालें जिन्होंने की रिलेटिवली मनी फ्लो बहुत अच्छा आता हुआ देखा है, उसमें नंबर 1 पावर है। जो पावर के अंदर बहुत क्लियरली जो थीम है वो 2026 की स्ट्रॉन्ग थीम है, क्योंकि हम लोग बहुत गर्म सीजन में है। पीक पावर डिमांड 256 गीगावाट ऑलरेडी पहुंच चुका है, और हमने लास्ट ईयर देखा था कि मई के एंड में 242 गीगावाट था। तो इसका मतलब यह है कि पावर पिकअप कर रहा है, डेटा सेंटर्स, ये सब चीजें स्ट्रक्चरल टेलविंड है। बट पावर के अलावा कैपिटल गुड्स और उसके साथ साथ मेटल्स एंड फार्मा, सो ये 4 सेक्टर्स हैं जिन्होंने रिलेटिव रेजिलियंस दिखाया है, और आई थिंक यहां से आपको काफी मिड एंड स्मॉल कैप आइडियाज भी आगे आते हुए दिखेंगे। ओके, मिड कैप और स्मॉल कैप पे अगर आप देखें, अमित जी का एक उनका थ्रस्ट है, मतलब उन्होंने दिया है, इस पे जोर दिया है। अच्छा, लार्ज कैप में कोई भी ऐसी पॉकेट नहीं है जहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट है, या फिर जिस तरीके का मिड कैप और स्मॉल कैप में उन सेक्टर्स में हमने अप्रैल मई में मूव देखा, वहां पे आपको एक्सपेक्टेशन हो कि यहां भी आ सकता है, जहां पे आपको अर्निंग्स और वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा गैप नजर आ रहा हो, जहां पे कैचअप के पोटेंशियल्स नजर आ रहे हो आपको? तो आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल यहाँ लेना पड़ेगा। देखिए, जब क्रूड के प्राइसेस $120 पर बैरल के ऊपर निकल गए थे, उस समय ही ये सिचुएशन थी, क्योंकि मार्केट इनिशियल जो नेगेटिव लेता है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत डीप लेता है। और उस समय ही जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स थे, यानी कि जो क्रूड से लिंक थे, जो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने से जिनके ऊपर नेगेटिव हो सकता था, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, रियल एस्टेट हो गया। पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल की मैं बात करूंगा, क्योंकि आप अब फरवरी के नंबर देख लीजिए, मार्च के देख लीजिए, 20% का ग्रोथ आया है ऑटोमोबाइल में। और आई थिंक जो कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रही हैं इस सेगमेंट के अंदर, वह डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप मारुति देखिए तो मारुति फाइनेंशियल ईयर 25 में 17.4 लाख व्हीकल्स पीवीज उन्होंने सेल किए थे। फाइनेंशियल ईयर 26 में 18.2, यानी कि 2 से 3% का ही ग्रोथ रहा है। बट अगर आप महिंद्रा देखिए तो 5.5 लाख व्हीकल सेल किए थे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में, और 6.6 लाख व्हीकल्स एक्चुअली पीवीज उन्होंने सेल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में, यानी कि 20% का ग्रोथ है। जो हुंडई मोटर्स सेकंड स्पॉट पे हुआ करता था पीवी में, आज वो स्लिप होके 4th स्पॉट पर आ गया है। तो जो कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रही हैं, डेफिनेटली मार्केट उनको वैल्यू देगा मेरे ख्याल से, और यही स्टॉक पिकिंग हमको लार्ज कैप्स में करनी होगी। अमित जी, आईटी में क्या कर रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो में? इस समय आपके पोर्टफोलियो में है क्या लार्ज कैप आईटी, या फिर आपने ट्रिम डाउन किए अपनी पोजीशंस? और काउंटर क्वेश्चन, क्या इस गिरावट में ऐड कर रहे हैं कोई? काफी समय से अनुज हमारे पास आईटी स्टॉक्स नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड हम हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे थे। देखिए, वैल्यूएशंस तो लगातार डीरेट हुए हैं, राइट? आज भी अगर आप टीसीएस वगैरह देखें तो बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं, बट वॉल्यूम का ट्रिगर नहीं आ पा रहा है। आज भी 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप देखिए तो ये कंपनीज के अंदर लार्ज कैप में पर्टिकुलरली जो एआई का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल बुक के अंदर, वो अभी भी 7.5%, 9% के आसपास ही है। अगर आप टीसीएस देखिए तो क्वार्टर 3 में
6% का एआई का कंट्रीब्यूशन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन था ऑर्डर बुक में। अभी आप Q4 देखिए तो 7.5% है। तो दे आर इंक्रीजिंग इट बिकॉज़ दैट इज द डिमांड ऑफ द मार्केट, दैट इज द डिमांड ऑफ द सेक्टर, बट दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इन द ओवरऑल ऑर्डर बुक कम है। तो मेरे ख्याल से जो अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में आईटी में मिलेगी और जो स्टॉक्स ज्यादा तेजी से रिकवर होंगे वो मिड कैप आईटी ही होंगे, जो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली इस स्पेस में अपने एक्सपोजर को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने बीच में कोफोर्स देखा, उसने ऐसी कंपनी एक्वायर की जो थोड़ा बड़ा साइज की थी, स्टॉक नीचे आ गया था, बट इन ओवर द पीरियड उनका एआई एक्सपोजर भी बढ़ेगा। तो ऐसे स्टॉक्स हमको निकालने होंगे जो मिड कैप आईटी से लिंक हो, वहां आपको एजिलिटी मिलेगी टुवर्ड्स एआई, और क्लाइंट का एग्जीक्यूशन तो बहुत क्लियर है। अगर आप यूएस में देखिए ऑर्डर्स तो मिलते हैं, बट एग्जीक्यूशन तो उन्हीं वहीं हो रहा है जहां पर एआई का एक्सपोजर है। तो असेंचर के नंबर्स भी हमने देखे थे, असेंचर का भी कमेंट्री वही था कि हम उनका जितना एआई का $6-7 बिलियन का जो एआई का बुक डेवलप हुआ है, वहीं एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है, अदरवाइज डिले है दूसरे प्रोजेक्ट्स में। ओके अच्छा अमित जी, आप ये पीएसयू बैंक्स पे क्या कर रहे हैं, है ना? सडनली एसबीआई लीडर इन द पैक, थोड़ा सा ये दिक्कत में, मेरे ख्याल से 1250 के हाइज के अगेंस्ट 960 पोस्ट नंबर्स, ईसीएल नॉर्म्स, क्रूड, सडनली आप पीएसयू बैंक्स में क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पीएसयू बैंक्स थोड़े कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे आपको, डिस्पाइट इसके कि उनका जो मार्केट शेयर है वो अभी बहुत ज्यादा लूज नहीं कर रहा है विद द प्राइवेट बैंक्स, दैट्स वेरी क्लियर, क्योंकि वो लोगों ने भी टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाई है। बट अगर आप ओवरऑल देखिए तो जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, राइट, अगर बॉन्ड यील्ड सर्ज होती हैं, और वो कब होंगी, जब क्रूड का भाव ऊपर जाएगा, तो उनकी जो ट्रेजरी बुक्स हैं वहां पर लॉसेस आने लगते हैं, वहां प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं। तो बहुत क्लियरली हमने एसबीआई में भी ये देखा, और अदर दूसरे पीएसयू बैंक्स में भी ये चीज हमको देखने को मिल सकती है। बीच में आरबीआई ने रुपी को कंट्रोल करने के लिए भी $100 मिलियन का कैप लगाया था, यानी कि जब आप डॉलर में स्पॉट में लॉन्ग करते हैं और फॉरवर्ड में शॉर्ट करते हैं, वहां पर $100 मिलियन का था, जिस वजह से डॉलर की पोजीशन कटी और उसका भी इंपैक्ट इनके ऊपर आया था। तो जो ट्रेजरी रिलेटेड पोजीशन ज्यादा हैं, वहां पर आपको थोड़ा कंसोलिडेशन ज्यादा मिलेगा। हमको ऐसा लगता है कि मिड साइज प्राइवेट बैंक एक ऐसा स्पेस है जहां पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा आया है। आपने देखा होगा फेडरल बैंक में ब्लैकस्टोन ने 10% स्टेक लिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमको ऐसा लगता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए हैं, देखिए आज हाउस होल्ड जो है 30 करोड़ हाउस होल्ड है हमारे देश में, और जो साउथ के बेस्ड जो हाउस होल्ड है वहां पर गोल्ड की पोजीशन काफी ज्यादा थी। मेरे ख्याल से 2/3 ऑफ द गोल्ड देश का साउथ में है। तो साउथ बेस्ड जो बैंक्स हैं वहां री रेटिंग हो रही है, वहीं एफडीआई फ्लोज भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर 25% से 35% तक आप लोन बुक जो होती है गोल्ड की होती है। आज आप होम लोन और व्हीकल लोन से कंपेयर करें तो गोल्ड लोन में यील्ड आपको ज्यादा मिलती है। सिक्योर्ड बुक के अंदर अगर यील्ड बढ़ाना है तो या तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दीजिए या फिर गोल्ड लोन दीजिए एक्सेट्रा। सो आई थिंक ये बैंक्स के अंदर इसलिए आपको अच्छा पुल बैक मिलेगा जब जब मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा। बट यस, डेफिनेटली दे आर द री रेटिंग कैंडिडेट्स गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, री रेटिंग कैटेगरी कैंडिडेट्स गोइंग फॉरवर्ड। फार्मा में क्या व्यू है आपका अमित जी? फार्मा में काफ़ी अच्छे मूव्स रहे हैं ऑफ लेट, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं यहाँ पर? सो अनुज, फार्मा हमको ऐसा लगता है, देखिए काफी सेगमेंट हैं, सीडीएमओ है, बायोसिमिलर है, जेनरिक्स है, फिर ब्रांडेड जेनरिक्स है जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट रहता है। हमें ऐसा लगता है कि दो कैटेगरीज पे फोकस करना चाहिए। एक तो बायोसिमिलर है, क्योंकि बायोसिमिलर अगर आपका ध्यान हो तो बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने भी बायोसिमिलर पे फोकस किया था, यानी कि केमिकल से तो जेनरिक्स बनते हैं बट ऑर्गेनिजम्स के साथ आप बायोसिमिलर क्रिएट करते हैं, जो सस्ती दवाइयां होती हैं कॉम्प्लेक्स डिजीजेस की। अब कैंसर की दवाइयां सब महंगी हैं, तो वहां बायोसिमिलर पे फोकस है गवर्नमेंट का। लेकिन उसमें जो कंपनीज ऑलरेडी रेडी हैं, राइट, जो लॉन्च कर रहे हैं यूएस में या फिर डोमेस्टिक, वहां हमें फोकस करें तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो एक सेगमेंट हम लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। दूसरा जो ब्रांडेड जेनरिक्स है, जहां इंडिया फोकस है, क्योंकि इंडिया मार्केट ग्रोइंग मार्केट है। हो सकता है कल दूसरे ब्रांडेड जेनरिक्स जो बाहर की कंपनी हो वो इंडिया में अपने सामान को बेचना चाहें, तो वो इंडियन कंपनीज के साथ ही ज्वाइंट वेंचर करके वो सामान को बेचेंगे। तो इसलिए जो B2C में ब्रांडेड जेनरिक्स में है, दे विल डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये दो सेगमेंट्स पे फोकस करें तो आपको फार्मा में आई थिंक अच्छे रिटर्न्स, इट इज स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर, तो वहां आपको अच्छा मिलेगा। बाकी अमित जी, एक थीम और जिससे आप और मैं जुड़े हुए हैं, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम। यहाँ पे आप डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस या फिर एएमसीज कहाँ पे फोकस कर रहे हैं आप? सो कैपिटल मार्केट के लिए आई थिंक बहुत अच्छा टाइम है। देखिए 2 साल का कंसोलिडेशन मार्केट का ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए थे एक्सचेंजेस के ऊपर, मार्केट ने उसको भी कहीं हद तक डिस्काउंट किया है। एसेट मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, आई थिंक दे विल डू रियली वेल।
वेल्थ मैनेजर्स, बिकॉज अगर आप देखिए तो वो अलग अलग एसेट क्लास में डील करते हैं, बैलेंस हो जाती है बुक्स, काफी ट्रेल बुक होती है, आई थिंक वो काफी हेल्प करती है। और साथ में मेरे ख्याल से अगर आप एक्सचेंजेस देखें तो बहुत पर्टिकुलर पोजीशन में हैं, क्योंकि कमोडिटी का अभी एक ही बड़ा एक्सचेंज है, एनएससी का लिस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है, उसका बेनिफिट है। डेरिवेटिव्स पहले ब्रॉडली एनएससी का बेबी हुआ करता था, बट अब हम देख रहे हैं कि दूसरे एक्सचेंजेस पर भी डेरिवेटिव्स में एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही अंडरलाइन के अब आपके पास हैं, तो उसका बेनिफिट दूसरे एक्सचेंजेस को मिल रहा है। आई थिंक ये बेनिफिट्स स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट सबको है। तो कैपिटल मार्केट थीम पे हम लोग काफी बुलिश हैं, और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड विद द मार्केट, विद द ब्रॉडर मार्केट कमिंग बैक, दे विल डेफिनेटली डू बेटर एक्चुअली। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से भी, ये ईएमएस स्पेस में क्या करेंगे आप, क्योंकि आज मतलब केन्स में ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ लेकिन डिक्सन में बड़ा मूव आया पॉजिटिव साइड पर, तो क्लियरली यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहा है मार्केट का, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सो मेरे ख्याल से देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पीएलआई दिया उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस स्पेस को मिला है, और डिमांड की बहुत ज्यादा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है, आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूजेस तो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपने देश में नहीं बनाते तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसका एक प्रॉब्लम हमें करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह में था, बट गवर्नमेंट ने राइटली ये एक्शन लिया। और अब इसमें अगर आप कुछ कंपनीज देखिए जैसे डिक्सन वगैरह थे, जिनका एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा था, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की स्टोरी हुआ करती थी, 47% का आरओसी था सेक्टर में, जो कि बहुत ज्यादा था दूसरे स्टॉक से। तो वहां पर थोड़े चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि मेमोरी चिप्स वगैरह का अवेलेबिलिटी कम हुआ है। दूसरा, प्रेस नोट 3 हैज टू बी साइंड, क्योंकि उनको चाइनीज कंपनी से जेवी करना था कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आप मूव करेंगे, यस मार्जिन एक्सपेंशन होगा, बट फॉर द टाइम बिंग आपके जो रोस है वो डाइल्यूट भी होगा, इसलिए वो स्टॉक्स थोड़ा समय ले रहे हैं रिकवर होने में। बट आई थिंक कुछ और कंपनीज हैं जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव कर गई हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में मूव कर रही हैं, जिनका मार्जिन एक्सपेंशन डबल डिजिट में आ गया है, 6-6.5% से 10-10.5% आ गया है, और जो बाहर के मार्केट में भी एक्सपेंशन करने के प्लान में हैं। आई थिंक वो कंपनीज पे फोकस करिए, वो कंपनीज इस मार्केट में भी अच्छा कर रही हैं, और आई थिंक अच्छा रिटर्न्स आने वाले दिनों में भी देंगी। ओके, चलिए अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सभी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर स्पेसिफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात